जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश डीप स्टेट क्राइसिस एंड इंडियाज गेम। एग्जैक्टली आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब से दिल्ली कार ब्लास्ट हुआ है उसके बाद एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है, भारत ने ऐसा क्या किया है जिससे बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, यूएसए, यूरोप, इन सब के अंदर एक हलचल मच गई है। और यहाँ की शुरुआत दो जगह से होती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों ग्रे जोन है और दोनों के अंदर जो इस टाइम पे हो रहा है अपने आप में बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व है। इंडिया ने अपने प्लेस को किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली डिफाइन किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है और मैं आपको यही पूरा आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है, ये कल की न्यूज है। बांग्लादेश के अंदर यूके की तरफ से एक मिनिस्टर वहां पे आती है, मोहम्मद यूनुस से मिलती हैं, उनको एक स्क्रिप्ट हैंड ओवर करती हैं। बोला जा रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट है उसमें एक तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और जो ऑर्डर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो केयरटेकर पीएम है बांग्लादेश के। वो शेख हसीना के जाने के बाद पे विराजमान हुए थे और वहां पे अभी एक तरीके से लाइक अ क्लाउन वर्क कर रहे हैं। बेसिकली उनको कंट्रोल किया जा रहा है यूएस और यूरोप की तरफ से, जो उनका बहुत ही ज्यादा गहरा राज्य है वो उनको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे अलग अलग चीजें निकल के आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी मीटिंग की कुछ फोटोग्राफ फ्लोट हुई थी ट्विटर पे जो उन्होंने शेयर करी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फोटो, यहाँ पे इन दोनों की मीटिंग हुई है। ये 14 तारीख को आई थी बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से मिलने। आप इस चीज को समझिए, बांग्लादेश में पिछले 3 दिन से बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी हुआ करती थी, बांग्लादेश में हर जगह प्रोटेस्ट कर रखा और उसके ऊपर क्रैकडाउन भी शुरू हो गया है। क्रैकडाउन भी इस लेवल का शुरू हुआ है कि वहां पे जो मोहम्मद यूनुस है उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल एग्जीक्यूशंस तक करवाए हैं। आर्मी बहुत ज्यादा गुस्से में है इस टाइम पे मोहम्मद यूनुस से, कंट्रोल ये खोते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे यूके के मिनिस्टर का आना अपने आप में क्या सिग्नलिंग देता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा टेक्टोनिकल शिफ्ट आने वाला है। को जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि अभी बांग्लादेश इतना अनस्टेबल क्यों चल रहा है। पहली बात तो ये, जब से कार ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, उसके बाद बहुत सारे लिंक ये बता रहे थे कि जो आतंकवादी इंडिया में पकड़े गए हैं कहीं ना कहीं उनका रेडिकलाइजेशन या फिर उनके लिंक बांग्लादेश से भी एस्टैब्लिश होते हैं। क्योंकि बांग्लादेश बहुत बड़े लेवल पे रेडिकलाइज हो चुका है, तो वहां से प्रीचिंग की जाती है। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, बांग्लादेश जो भारत का एक भगोड़ा है जाकिर नायक, उसको होस्ट करने के लिए बुलाया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उससे पहले उसको वहां पे बुलाया था और वहां पे उसकी मल्टीपल जलसा हुआ था और उसी तरीके से बांग्लादेश भी उसको इनवाइट करना चाहता था। लेकिन उसी दौरान इंडिया ने भी ये मेंशन कर दिया था कि हमने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ इंटरपोल का ये जाकिर नायक के खिलाफ, इसलिए हम चाहते हैं कि जब वो बांग्लादेश में आए तो आप उसे हमें सरेंडर कर दें। इसलिए वो चीज भी कैंसिल हो गई इनकी। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट है इनकी बांग्लादेश की, वो अपना ना कंट्रोल खो रही है। आप ये समझना इसके अंदर की कंट्रोल क्यों खो रही है। मोहम्मद यूनुस को लाने के लिए जो सबसे बड़ा पार्ट है वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने निभाया था। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जो लीडर्स हुआ करते थे वहां पे, जो बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे थे, नाउ इस टाइम पे उनको साइडलाइन कर दिया और अभी जितनी भी ये तबलीगी जमात और जो बाकी रिलीजियस एंटिटीज हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। पूरे के पूरे सिस्टम को एक तरीके से कैप्चर कर लिया, जिससे जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे उस टाइम पे और जो स्टूडेंट लीडर हैं उनके, वो बहुत ज्यादा नाखुश चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, जो गहरे राज्य की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यूएस और यूके की है। कुछ टाइम पहले आपको याद हो, यूएसए का या टेक्निकली बोले तो सीआईए का एक ऑफिसर था, जो यूएस आर्म फोर्सेस का ऑफिसर था, वो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में मारा गया था वहां पे, जिसकी ना तो कोई कार्रवाई हुई ना कोई पोस्टमार्टम हुआ। बस सीधे बांग्लादेश से उसकी बॉडी को उठा करके यूएसए डायरेक्ट भेज दिया गया। कोई भी उसके ऊपर किसी भी तरीके की जांच पड़ताल नहीं की गई। और ये टाइम वो था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना की विजिट पे गए थे और जहां पे पुतिन ने उनको बताया था कि उनकी जान को खतरा, और जहां पे पुतिन की गाड़ी में उन्होंने लगभग 1 घंटा बिताया था, क्योंकि वहां पे जांच चल रही थी कि किसी तरीके का थ्रेट ओवर द ग्राउंड तो नहीं है उस टाइम पे मोदी जी को। और यहाँ पे एक चीज और, जो अभी ये यूके की लीडर आई थी, उनसे मोहम्मद यूनुस ने बोला है कि जो हम इलेक्शन करवाने वाले हैं उसमें अवामी लीग पार्ट नहीं लेगी। ये देखिए, ये द बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं, पोल टू बी इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी, एएल वॉन्ट बी एबल टू टेक पार्ट। सीए गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के यूनुस टेल्स यूके मिनिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी नीड क्या है? यूके भाई अपनी एक अलग कंट्री है और इनको क्या लेना देना है बांग्लादेश के इलेक्शन से। ये डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। ये औरत ये बोलती है कि हम हेल्प करेंगे बांग्लादेश की इलेक्टोरल पॉलिसीज के अंदर और इलेक्शंस को थॉरोली करवाने के लिए, जिससे किसी भी दिक्कत के बगैर हो जाए। किसकी जरूरत है? ये हो क्यों रहा है आपको समझना होगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, जो यूके और यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जो पूरा सेक्टर है इस टाइम पे बांग्लादेश, जिसे अगर हम
ईस्ट पाकिस्तान 2.0 भी बोले तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आईएसआई और बांग्लादेश के लिंक अब बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। यहाँ पे ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने बहुत थॉरोली इस चीज़ को पहले ही पढ़ लिया था और अब इंडिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कतर फंडेड न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो है अल जजीरा, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। पहली बार ये ऐसा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अल जजीरा का आर्टिकल है। यहाँ पे उन्होंने बोला है, न्यू रूलर ओल्ड किलर्स, बांग्लादेश एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ माउंट अंडर यूनुस। ये आप इन सब डॉट्स को मिलाइए और आपको यहाँ पे पता लगेगा कि यूनुस से जो गहरा राज्य है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो इस टाइम पे अपना मूड बना चुका है कि यूनुस को जाना होगा। यहाँ से यूनुस को जाना कैसे होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ना बहुत सारी चीजें हाईलाइट करेंगे, किस तरीके से जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर अत्याचार जो इंडिया ने रिपोर्ट किया था वो हो रहा है, किस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ हो रही है, मतलब अपने अकॉर्डिंग जितने भी इनके अगेंस्ट की पार्टीज हैं उन सबके लोगों को चुन चुन के ट्रायल्स पे लेके जा रहे हैं और उनको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे अल जजीरा का ये आर्टिकल एक ये भी सिग्नल देता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर अब माउंट होने लगा है यूनुस के ऊपर, और ये इंटरनेशनल प्रोसेस इसी तरीके से माउंट होता रहा तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी इन फ्यूचर जाकर के कि मोहम्मद यूनुस कहीं भाग जाए, एब्सकॉन्ड कर जाए बांग्लादेश से, और बाद में हो सकता है बांग्लादेश के अंदर दोबारा से अवामी लीग की गवर्नमेंट आ जाए जिसमें शेख हसीना ही बांग्लादेश को लीड कर रहे हो। शेख हसीना की बात करते हुए मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूंगा। शेख हसीना ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप मेरे को आईसीसी में लेकर जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जो होता है उसमें उन्होंने कहा था कि आप वहाँ पे मेरा ट्रायल करवाओ, ये कैंगरू कोर्ट्स के अंदर मेरा ट्रायल नहीं होगा जो बांग्लादेश के सो कॉल्ड अंडर इन्फ्लुएंस्ड कोर्ट्स चल रहे हैं अभी, जो आर्मी के प्रेशर में है, जो यूनुस के प्रेशर में है, जो वहाँ के रेडिकल्स के प्रेशर में है। इस स्टेटमेंट के अंदर शेख हसीना ने क्लियर बोला था कि इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर जितनी रेडिकल पावर्स हैं वो पूरा का पूरा कंट्रोल ले चुकी हैं, मोहम्मद यूनुस के हाथ से पूरा कंट्रोल जा चुका है। पॉलिटिकल न्यूट्रलाइजेशन अटेम्प्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बात समझना, उन्होंने ये बोला था कि उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी और अवामी लीग के कुछ लीडर्स को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद यूनुस को अगर गहरा राज्य ऐसे ही हटाना चाहता है तो उसको लेके ही क्यों है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताऊंगा, शेख हसीना को हटाने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि शेख हसीना ने बहुत सारे यूएस के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको बार कर दिया था। यूएस की डिमांड थी चिटगांव पोर्ट को, और उसके अलावा जो रिखाइम रीजन के पास का एरिया है बांग्लादेश का, उस सब के अंदर एक्सेस दिया जाए यूएसए के सीआईए को, जिसके लिए मना कर दिया था क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट भी था और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी था। अपने काम करवाने के लिए ये सीआईए और सो कॉल्ड इनका गहरा राज्य लेकर के आए थे मोहम्मद यूनुस को, लेकिन अब उसके हाथ से पावर स्लिप होती जा रही है, बांग्लादेश कंट्रोल से बाहर जा रहा है। गहरा राज्य बिल्कुल भी खुश नहीं है। बांग्लादेश आर्मी, वहां की ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी और अवामी लीग जो पहले पावर में हुआ करती थी, उन सब ने भी एक डिससैटिस्फैक्शन दिखाई है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। और वही नहीं, जिन लोगों ने मोहम्मद यूनुस का साथ दिया था शेख हसीना को उखाड़ फेंकने वाली प्रोटेस्ट के अंदर, जो बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट लीडर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो सब भी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड, क्योंकि इस टाइम पे मोहम्मद यूनुस ने काइंड ऑफ बहुत बड़े लेवल पे सारी की सारी पावर जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है जो बहुत हाईली रेडिकलाइज्ड है उनको सौंप दिए। ये मैं आपको इस आर्टिकल के अंदर दिखाता हूँ। ये ओआरएफ का आर्टिकल है, आप जानते हो ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन है इंडिया का, ये आउटफिट है और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स आर्टिकल लिखते हैं। ये लिखा था कंचन लक्ष्मण जी ने, और यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि बांग्लादेश में किस तरीके से रेडिकलिज्म फैला हुआ है। मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको जाके जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे इंडिया के 3 बड़े कंसर्न है, जिसमें पहला मेजर कंसर्न आता है आईएसआई और बांग्लादेश की करीबियां। पिछले कुछ टाइम में आईएसआई और बांग्लादेश एग्जैक्टली बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, जिसमें ये लोग अपने इंटेल, आर्मी, अपने टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या आपस में शेयर करना शुरू कर दिया। इवन ये फालतू के मैप्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। आपने देखा होगा, पहले मैंने वीडियोस में भी दिखाया किस तरीके से कभी ये कश्मीर को दिखा देते हैं, कभी ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर दिखा देते हैं। सब पे ले जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, सब पे ले जाएंगे। पर एक पहला कंसर्न ये हो जाता है। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हिंदुओं का परसिक्यूशन चालू है, जिसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेशर इंडिया के ऊपर भी आ जाता है कि इंडिया अपने आप में भी एक बहुत बड़ी हिंदू कंट्री है, जिसमें जितनी भी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड हिंदुओं की सफर करती है, तो टेक्निकली हमारे लिए मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एंड थर्ड लार्जेस्ट चीज, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो रेडिकलिज्म बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और यही रेडिकलाइज लोग हैं जो इंडिया में आकर के बम धमाके, टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं। यही सारी चीजें लीड करते हैं रीजनल सिक्योरिटी रिस्क के लिए, क्योंकि अगर हमारे दोनों
नेबर्स, जो मेन नेबर्स हैं, वो दोनों ही अनस्टेबल होंगे, तो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे इस तरीके से रेडिकलिज्म और चीजें फैलेंगी तो कंट्रीज अनस्टेबल होंगी और वहां पे लोग ना वहां से भागना शुरू कर देंगे, तो बहुत बड़े लेवल पे हमें रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स देखने के लिए मिल सकता है। उस इन्फ्लक्स को रोकने के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा बॉर्डर अपने टाइट करने होंगे, पॉलिसीज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे चेंजेस लाने होंगे। अगर बात करें अलोंग द एंटायर बॉर्डर ऑफ इंडिया, हर जगह पर बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने बहुत छोटे छोटे कैंप स्टैब्लिश कर दिए हैं, जो ये रेडिकल टेररिस्ट होते हैं ये लोग यूज करते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बड़ा सर का दर्द बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर और उससे पहले उरी के टाइम पे जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उस टाइम पे भी हमने इसी तरीके के कैंप्स को निशाना बनाया था जो पीओजेके में बने हुए थे। अब ये सेम चीज बांग्लादेश में भी बननी शुरू हो गई है। इनको हमें काउंटर करने के लिए एक अलग यूनिक वे अपनाना पड़ेगा। इंडिया ने एग्जैक्टली वही किया। इंडिया ने, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले नोटम्स वगैरह इशू कर दिए थे, और जो चिकन नेक की बात होती है, इंडिया उसको बहुत बड़े लेवल पे सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो चिकन नेक ना रहे, वो कुछ और बन जाए आने वाले टाइम में। मैं अभी वो नहीं बताऊंगा क्या बन जाए, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। और इंडिया ने अभी लगभग 6 गैरिसन नॉर्थ ईस्ट की तरफ भेजे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क है। मैं जब ये कह रहा हूँ वहां पे 6 गैरिसन भेजे गए हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इंडिया हर लेवल पे तैयार है इन चीजों को काउंटर करने के लिए। अब बात आती है बे ऑफ बंगाल और चिटागोंग पोर्ट जो है इनका सबसे बड़ा पोर्ट है, जहां से सबसे ज्यादा मैसिव लेवल पे ये लोग ट्रेड करते हैं। वहां पे हम लोगों को स्ट्रेटेजिक प्रेशर मेंटेन करना होगा। ऑब्वियसली हमारे पास आईएनएस विक्रांत है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, पूरा का पूरा हमारा नेवी कैपेबल है उस पूरे एरिया को चोक करने के लिए। लेकिन चोक करना एक अलग चीज होती है, वहां पे कंट्रोल करना एक अलग चीज होती है। इंडिया ने वही चीज स्टार्ट करी है। जो एंटायर मैरीटाइम बॉर्डर है, खासकर बे ऑफ बंगाल के आसपास वाला, वहां पे जितने भी एरियाज हैं, इंडियन नेवी ने बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोलिंग वगैरह स्टार्ट करी है। जितने भी कार्गो बस्टिंग चल रही है, आपने पिछले कुछ टाइम में सुना होगा कि ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, कभी कुछ पकड़ा जा रहा है, ये सारा इंडियन नेवी की एक्टिवनेस है, उसको शो करता है किस तरीके से हम छोटी से छोटी चीज को पकड़ रहे हैं। अब चाहे बड़े कंटेनर्स हो या फिर छोटे फिशरमैन के बोट्स हो, सबको थॉरली चेक किया जा रहा है। और एग्जैक्टली यही नीड थी। और ये जो प्रेशर है, ये इनके सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि केवल ड्रग्स ही नहीं, बहुत सारी अलग तरीके के मटेरियल्स को भी स्मगल करते हैं यहाँ से। हम तीनों फ्रंट्स पे अच्छे से लड़ रहे हैं यहाँ पे, और इंडिया ने केवल एक कार ब्लास्ट के बाद वो करके दिखा दिया है बांग्लादेश के अंदर कि अगर आप हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो हम पूरा गला पकड़ लेंगे आप। अब इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये, यूनुस को भागना होगा। आज नहीं तो कल यूनुस भागेगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसी साल के अंदर अगर आपको भागता हुआ दिख जाए, नहीं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ नेक्स्ट ईयर तो वो आपको गायब ही नजर आएगा। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो कहीं यूरोप में जाकर के बैठ जाए। और इलेक्शंस भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी 2026 के अंदर ही इलेक्शंस वहां पे हो जाएंगे, जिससे एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे अगर आती है तो हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगर हम अपने हर फ्रंट के ऊपर लड़ाई का मोर्चा खोल के बैठेंगे तो इंडिया को लॉन्ग रन में नुकसान है, क्योंकि दीज आर दोज कंट्रीज जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बांग्लादेश के पास पहले हुआ करता था खोने के लिए बहुत कुछ, बट अब तो वो भी कूड़े का ढेरी एक तरीके से। एक हीरा मंडी, एक पन्ना मंडी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन चीजों को काउंटर करने के लिए इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे अग्रेसिवली वर्क करना पड़ेगा। और अब जिस तरीके से कार्रवाई इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली शुरू करी है, वो इन कंट्रीज में तो काम कर देगी, लेकिन इंटरनल इंडिया के अंदर भी हमें बहुत बड़े रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी ये टेररिस्ट आपके इंडिया के अंदर से आते हैं या फिर इंडिया में पाए जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं से तो देखिए सपोर्ट मिलता है। और वो कहाँ से मिलता है, हमें इन चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा और इनको बस्ट करना होगा। आप इस इंडिया के मूव के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।